बहराइच में जो हालात जिस तरह से बिगड़े उनको संभालने की पूरी कोशिश हो रही है। एनडीटीवी की टीम सबसे पहले, रणवीर सिंह हमारे सहयोगी पहले पहुंचे थे और हम आपको कि किस तरह के वहाँ पर हालात हैं, आपको 4 वीडियोस के ज़रिए दिखाते हैं कि किस तरह के हालात वहाँ पर बने। तो पहला अगर एक वीडियो आपको दिखाएं, उसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश मुख्यमंत्री के आदेश पर बहराइच पहुँचे और हालात को फ़ौरन संभालने के लिए उतर पड़े हैं। उनके हाथों में पिस्टल भी आप देख सकते हैं। आला अधिकारी भी कुछ उनके साथ वहाँ पर पहुँचे हैं। दूसरा वीडियो इसके बाद दिखाएंगे। भीड़ ने सड़क किनारे की छोटी छोटी गुमटियों हों, उनसे लेकर जो दुकानें हों, उनको आग के हवाले कर दिया है। ये यहाँ पर बहुत चिंता का विषय बना और हमारे सहयोगी रणवीर ही लगातार दिखाते रहे, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। और एक और वीडियो दिखाएंगे। सुबह से ही लोग जहाँ तहाँ सड़कों पर जमा दिखे। कुछ लोगों कई जगह पुलिस से भिड़ते भी जा रहे थे, तो कई जगहों पर पुलिस उनको फटकार भी देती है। एक जगह लाठीचार्ज की भी नौबत करनी पड़ी, लेकिन लोगों को ऐसे ही हुजूम वहाँ पर बना रहा। और एक और वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है, ये बैनर उस शख्स के नाम का है जो देश में एकता की मिसाल माना जाता है। लेकिन देखिए कि इस बैनर के तले कैसे यहाँ पर बवाल मचाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में ये है। और सीधे हम अपने सहयोगी रणवीर के पास पहले चलेंगे, जो वहाँ पर लगातार मौजूद हैं और आपके ज़मीनी हालात दिखा रहे हैं। रणवीर, तो शाम के 6 बज चुके हैं। आपकी तमाम रिपोर्ट्स लगातार चैनल पर हम दिखा रहे हैं, अब आगे भी दिखाएंगे। इस समय क्या माना जाए, कैसे हालात हैं वहाँ पर? देखिए, हालात नियंत्रण में तो हैं, लेकिन तनाव लगातार बना हुआ है कल शाम से। कल शाम जब मैं पहुंचा था तो बहराइच शहर में घुसने के बाद महाराजगंज पहुंचने के दरमियान मुझे 5 जगहों पर लोगों ने रोका। हाथों में तलवार थे, हथियार थे और लोग सड़कों पर जाम करके बैठे थे। किसी तरह से लोगों को मनोबल करते हुए हम आगे बढ़े और जब महाराजगंज पहुंचा तो वहां पर देखा कि आगजनी हुई थी। और आज सुबह जब डेड बॉडी लेकर के लोग महाराजगंज में पहुंचे राम गोपाल मिश्रा का, उसके बाद भीड़ इकट्ठा हुई थी। पुलिस की मौजूदगी ज़रूर थी, लेकिन लोग अचानक सड़कों पर आए, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए थे और उसके बाद पहले तोड़फोड़ शुरू की और फिर चुन चुन कर दुकानों में आगजनी की। हालात ये हो गए दोपहर होते होते कि पूरा महाराजगंज, और न सिर्फ महाराजगंज बल्कि आसपास का जो इलाका था, जिसमें राजी चौराहा हो गया, रामपुरवा इलाका हो गया और आसपास जितनी सड़कें थी, लोग सड़कों पर थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे। और दोपहर होते होते एडीजी लॉ एंड ऑर्डर माफ़ कीजिएगा, अमिताभ यश यहाँ पहुँचे। हाथों में पिस्टल लेकर के वो जो हिंसा करने वाले लोग थे उनकी तरफ आगे बढ़े। तमाम जो बड़े अधिकारी थे वो मौके पर पहुँचे और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश हुई, नहीं माने। 30 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। एफआईआर हुई है, कईयों की गिरफ्तारी हुई है। मेरी जानकारी जो है उस हिसाब से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 30 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। और साथ ही जो अभी भी जो ये इलाका है, यहाँ पर इंटरनेट बंद है और एक अघोषित किस्म का कर्फ्यू बहराइच शहर को छोड़ दिया जाए तो बाकी इलाकों में दिखाई दे रहा है, जहाँ ना दुकानें खुली हुई हैं और जगह जगह पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की है। कहीं टायर लगाए गए हैं, कहीं बैरिकेड्स लगाए गए हैं और जो भी उधर से आ रहा है बहराइच की तरफ से महाराजगंज की तरफ, उसे रोका जा रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है। हमारी भी गाड़ियाँ रोकी गई थी और पूरे बहराइच ज़िले में इस वक्त इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। तो लगातार गश्त हो रही है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है उन लोगों को जो इस पूरे हिंसा में शामिल थे। हमने भी कई बार देखा, हमारे ऊपर भी लाठी चलाई गई, कैमरा तोड़ने की कोशिश हुई और जो हिंसा करने वाले लोग थे उन्होंने एक बाइक की एजेंसी के अंदर पूरी आग लगा दी, एक हॉस्पिटल में आग लगाई, दवाई की दुकान थी, नाई की दुकान थी और तमाम ऐसी दुकानें, उनको आग लगाई और कुछ घरों को भी लोगों ने जलाया। इस बीच में जो पुलिसकर्मी थे, पुलिसकर्मियों ने जिन घरों में आगजनी हो रही थी उन घरों में रहने वाले लोगों को अपनी गाड़ियों में बिठा करके वो चौकी और थाने तक ले गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। तो हालात नियंत्रण से बाहर होते गए और इस बीच जब अमिताभ यश पहुंचे और तमाम जो बड़े अधिकारी थे उनकी मौजूदगी में लोगों पर कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद जा करके थोड़े हालात सामान्य नहीं कहे जाएंगे, तनाव ज़रूर है लेकिन नियंत्रित कहे जाएंगे, क्योंकि इस वक्त लोग भले ही अपने घरों में हों लेकिन प्रशासन की जो चिंता है वो ये कि लोग फिर से कहीं बाहर ना आए, फिर से उपद्रव ना करें। तो इसकी कोशिश है और फिलहाल एक अघोषित किस्म का कर्फ्यू जो बहराइच इलाका है, शहर में भी मैं शहर भी गया था और शहर में भी कुछ
कुछ दुकानें खुली हैं, बहुत सारी दुकानें बंद हैं। घोषणा नहीं हुई है कर्फ्यू की, लेकिन जैसे जैसे जब बहराइच से हम आगे बढ़ते हैं तो सारी दुकानें बंद हैं और जो लोग शांति चाहते हैं वो अपने घरों में हैं और जो अशांति चाहते हैं वो सड़कों पर आकर के जहाँ मौका पा रहे थे उपद्रव करते जा रहे थे। और इसी वजह से रणवीर, जो आप जब लगातार दोपहर में रिपोर्टिंग कर रहे थे, दिखा रहे थे, तो बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात थे, वहां पर दिख रहे थे, लेकिन क्या वो कुछ इन उपद्रवियों पर कार्रवाई करते हुए नजर आए? देखिए, जो शुरुआत था जब हिंसा शुरू हुई थी उस वक्त पुलिस की कोशिश थी कि लोगों को समझाया जाए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई महाराजगंज में कि पुलिस बल पहले उनको ढकेल करके दूर करने की, तितर बितर करने की कोशिश किया। एक बार को, जो मेरी आंखों देखी है, एक बार को भीड़ को पीछे करके ढकेल दिए, लेकिन अचानक उस भीड़ ने फिर से पुलिस पर एक तरह से अटैक किया और पुलिस को काफ़ी पीछे हटना पड़ा। फिर जब जिलाधिकारी और एसपी दोनों मौके पर पहुंची और तब कहा गया कि अब आप यहाँ पे टीयर गैस चलाओ, आंसू गैस का गोला चलाओ, और जब आंसू गैस के गोले चले हैं तब जाकर के भीड़ तितर बितर हुई है। लेकिन तब तक जो अनहोनी होनी थी वो हो चुकी थी, तोड़फोड़ हो चुका था, लोगों पर लाठियां बरसाई जा चुकी थी, दुकानों में आगजनी की जा चुकी थी, लूटपाट भी की गई है। मैं फिर से कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ कि मेरे आंखों के सामने एक मोबाइल की दुकान थी जिसके अंदर कुछ लोग घुसे, पहले तोड़फोड़ की और जो सामान हाथ में आया उसको लेकर के निकल गए। तो इस तरह के हालात थे। तो थोड़ी देर हुई कार्रवाई करने में, लेकिन उसके बाद जब कार्रवाई हुई है तब जाके भीड़ खेतों में भागी है, तितर बितर हुई है। और जब भीड़ वहाँ से इकट्ठा ना हो पाए, इसकी जब प्रशासन ने कोशिश की है तब जाके हालात पे थोड़ा नियंत्रण हुआ है। आपको बताऊं, बहराइच से महाराजगंज की दूरी 30 किलोमीटर के आसपास की है और इस 30 किलोमीटर के दरमियान जगहों पर, कई अलग अलग जगहों पर लोग सड़कों पर बैठे हुए थे। हमारी गाड़ी जब आ रही थी, लोगों ने डंडे दिखा करके हमें रोका, हमें पूछा और उसके बाद किसी तरह से हमने समझाने के बाद हमें आगे जाने को मिला है। बिल्कुल, एक समय वो भी था कि जब आप लोग अपने आप को बचाते हुए सुन रहे थे कि लोग जो थी, भीड़ थी आप लोगों पर हावी हो रही थी कि आप लोग शूट ना करें क्योंकि जब पुलिस जांच करेगी तो वो सब कैमरे में आ जाएगा। तो वो भी हम देख रहे थे किस तरह से आप लोग अपना काम भी कर रहे थे जोखिम में डालकर, लेकिन वो लोग आप लोगों पे दबाव बना रहे थे। लेकिन पुलिस भी थी, क्या कुछ ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई? देखिए, अभी कोई पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं हुई है। कल ज़रूर हुई थी। कल 6 पुलिसकर्मियों को, जिसमें हरदी चौकी के चौकी प्रभारी और थाना जो है वहाँ थाने के अध्यक्ष और 4 और पुलिसकर्मियों, 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था। इसके बाद अभी फ़िलहाल पुलिस पर कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला था। आज जब मीडिया वहाँ बीच में खड़ी थी, एक तरफ पुलिस थी और दूसरी तरफ हिंसा करने वाले लोग थे, और जब हिंसा करने वाले लोग हमारे तक आए तो हमें ये लग रहा था कि ये हमें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों ने घेरा बना करके हमें पहले घेरा और इन्होंने कहा कि अगर ये मोबाइल अपना कैमरा ये बंद नहीं करेंगे तो हमारी तस्वीरें आएंगी और पुलिस इन्हीं के तस्वीरों को लेकर के हमें आइडेंटिफाई करेगा, इसलिए पहले इनको मारो, इनका कैमरा तोड़ो। इस तरह की कोशिशें हुई। मेरे कैमरामैन वीरेंद्र सैनी, उन्हें भी डंडे लगे, मुझे भी थोड़ी सी चोट आई, पथराव भी हुआ वहाँ पर, और इस तरह की कोशिश कई मीडिया वालों को भी चोटें आई हैं और उनके कैमरे तोड़ने की कोशिशें जो भीड़ थी उसने की है। इस बीच में सब लोग अपनी जान बचाते हुए किसी तरह से वहाँ पे जब कवरेज कर रहे थे तो हमने अपनी आंखों से जो देखा उसमें भीड़ शुरुआत में पुलिस पर हावी थी और बाद में जब पुलिस टीयर गैस लेकर के और काफ़ी भारी मात्रा में पीएसी और जब पुलिस पहुंची, बड़े अधिकारियों का निर्देश आया, तब जा कर के तो ऐसा लगता है, मैं नहीं जानता कि बैकग्राउंड में क्या था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे शुरुआत में जो सिपाही थे वो इंतज़ार में थे कि कोई बड़ा अधिकारी आए और उनको निर्देश दे, और जब यहाँ पर जिलाधिकारी और एसपी पहुँची तब जा कर के कार्रवाई शुरू हुई। उससे पहले पुलिस बहुत ज़्यादा कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि जब पुलिस के बड़े अधिकारी पहुँचे और जब पुलिस ने दौड़ाना शुरू किया भीड़ को, टीयर गैस चलाने शुरू किए हैं, थोड़ी लाठियां भाजी हैं, तब जाके भीड़ किसी तरह से महाराजगंज की जो इलाका है वहां से आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद भी भीड़ रुकी नहीं थी। आगे जो गांव के इलाके थे वहां पे कुछ घरों में आग लगाई, कुछ लोगों के साथ मार पिटाई की और फिर वहां से जब तितर बितर हुए हैं, इस बीच में कईयों को हिरासत में लिया गया, तब जाके हालात थोड़े से नियंत्रण में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर, और आप अपना ध्यान रखिए। अब देखते हैं कि कल क्या हालात ऐसे ही सामान्य नहीं, तनावपूर्ण हैं जिस तरह से बताया है। अघोषित कर्फ्यू की स्थिति है, रणवीर का ये कहना हमें नहीं भूलना चाहिए। जल्दी 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं और अगर बहराइच में इस तरह की स्थिति है तो प्रशासन के लिए चिंता की बात है।
और बात अब मुंबई की बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में 3 आरोपी गुरमेल, धर्मराज और शिवा जिस मकान में किराए पर रह रहे थे, वहां के लोगों का कहना है कि वो तीनों रात को हर रोज बाइक पर बैठकर निकल जाते थे। तीनों आरोपी 1-1.5 महीने से यहां रह रहे थे। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पारस डामा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में लगातार नई जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में जो तीनों आरोपी हैं उन्होंने 2 सितंबर को मुंबई के कुर्ला इलाके में एक चौल में एक मकान भाड़े पर लिया था, जिसका किराया 14,000 रुपये था। और यहीं कुर्ला इलाके से वो लगातार बांद्रा जाते थे और बांद्रा में बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के ऑफिस की रेकी करते थे। पूरी दिनचर्या बाबा सिद्दीकी की क्या होती थी उसके बारे में मालूमात करते थे। 1 महीने तक लगातार ये सिलसिला चला और उसके बाद परसों रात 9:30 बजे इन 3 आरोपियों ने एक अन्य और आरोपी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जहां पर ये तीनों आरोपी रहते थे वो एक छोटा सा 10 बाय 10 का मकान है जो कि कुर्ला की एक चौल में स्थित है। अगर आप देखें तो घर जो है वो पूर्ण तरीके से अस्त व्यस्त दिख रहा है। यहाँ पर लोगों की चप्पलें हैं, जो बेड्स हैं वो आप देख सकते हैं, साथ ही साथ जो कपड़े हैं वो वैसे के वैसे यहाँ पड़े हुए हैं। साथ ही अगर आप देखें तो कहीं भी आपको कोई बर्तन नहीं दिखेगा। मतलब ये लोग यहाँ पर रहते ज़रूर थे मगर कहीं ना कहीं बाहर रहते थे, सिर्फ सोने के लिए आते हो उस तरीके का प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ कुछ ही देर पहले क्राइम ब्रांच के जो पुलिस हैं वो यहाँ पहुँची थी। मुंबई क्राइम ब्रांच की जो यूनिट है उनके अधिकारी है वो यहाँ पर तफ्तीश करके गए हैं। साथ ही साथ जो अगर आप देखें पूरा घर तो बेहद छोटा घर है। आसपास जो है वो पूरा जो इलाका है वो बेहद सकड़ा है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि ये तीनों जो हैं इस तरीके के होंगे और इस तरीके की वारदात को अंजाम देंगे। इस पूरे मामले में बहुत सारी परतें जो हैं वो अभी खुलना बाकी हैं। वहीं एक और महत्वपूर्ण चीज़ इस पूरे मामले में सामने आई है कि रेकी के लिए ये लोग बाइक के साथ साथ रिक्शा का भी इस्तेमाल करते थे। वहीं जब ये पूरा हादसा हुआ उस समय वे रिक्शा में गए थे तीनों अपराधी और वहाँ जाकर इस पूरे वारदात को उन्होंने अंजाम दिया था। और अब बात महाराष्ट्र की। एक तरफ मुंबई बाबा सिद्दीकी की हत्या से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं। राज्य सरकार चुनावी घोषणाएं कर रही है। हरियाणा में मिली जीत के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। पहले अनुसूचित आयोग को वैधानिक दर्जा देना हो या क्रीमी लेयर में कट ऑफ के लिए आय को 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करना हो, सरकार हर वर्ग के लिए कदम उठा रही है। तो आज टोल पर राहत की बड़ी सौगात दी है। कल महायुति के प्रमुख नेता मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दरअसल रविवार को महाविकास अघाड़ी ने महायुति सरकार पर घोटाले के गंभीर आरोप लगाए थे और इसका जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले ने आरोप लगाया था कि महायुति सरकार ने पिछले 2.5 सालों में करोड़ों के घोटाले किए हैं। तो अच्छी खबर यह है कि महाराष्ट्र के छोटे वाहन चालकों के लिए खुशखबरी यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे कैबिनेट ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने मुंबई में प्रवेश करने वाली सभी 5 टोल नाकों पर हल्के वाहनों के लिए टोल फ्री करने की घोषणा की है। ये नियम आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले इसे महायुति सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हल्के मोटर वाहनों से 45 रुपये टोल वसूला जाता है और इससे लोगों को अब राहत मिलेगी। मुंबई में प्रवेश करने के ये 5 टोल बूथ हैं: वाशी, दहिसर, मुलुंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, एरोली। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है और आज महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक भी हुई है। बैठक दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। 2.5 घंटे तक चली बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, बाला साहेब थोराट और अन्य नेता मौजूद रहे। और आज की बैठक में रणनीति और मैनिफेस्टो को लेकर भी कई बातें हुई हैं। सीटों की संख्या पर चर्चा बाद में हो गया। ये सीधे चलते हैं अपने सहयोगी प्रशांत के पास। प्रशांत, घोषणा पत्र को लेकर भी तरह तरह की जानकारियां सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। कांग्रेस की तैयारी महाराष्ट्र पे बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा में जिस तरह से नतीजे आए, एग्जिट पोल एक तरफ थे लेकिन जो नतीजे आए, कोई कसर
कांग्रेस भी नहीं छोड़ना चाह रही होगी। क्या हुआ आज? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हरियाणा से संभवतः सबक सीखने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी और आज की जो बैठक हुई है उसमें भी ये साफ-साफ दिखा। आज मुख्य रूप से 2 मुद्दों पर चर्चा हुई निधि। पहला रणनीति को लेकर और दूसरा आपने जो कहा मैनिफेस्टो को लेकर, उसको लेकर चर्चा हुई और जिसमें से 3-4 चीज़ें अब जो सूत्रों के हवाले से सामने आई हैं, वो मैनिफेस्टो में क्या-क्या शामिल हो सकता है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफी का ऐलान हो सकता है। महिलाओं के लिए राज्य भर में जो सरकारी बसें हैं उसमें चलने फिरने वो मुफ्त की जा सकती है वो सेवा। इसके अलावा और भी कई घोषणाएं की जा सकती है। उस पर चर्चा की जा रही है, हालांकि अभी ड्राफ्ट है, उस पर अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन आज की बैठक में मुख्य बात यही रेखांकित की गई सभी केंद्रीय नेताओं की तरफ से, जो भी राज्य के नेता आए थे, कि हरियाणा में जो आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास बल्कि ये कहा गया, वो महाराष्ट्र में नहीं, अति आत्मविश्वास नहीं करें और इसलिए जमीन पर जो मुद्दे हैं उस पर रहकर काम करें। और हिदायत दी गई 2-3 चीजों पर कि जो सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी होती है जिसका खामियाजा हरियाणा में भुगतना पड़ा, जैसे मुख्यमंत्री का मसला है। हरियाणा में हमने देखा भूपिंदर सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इन सब के बीच में खींचतान होती रही। अब वहां के नेताओं को हिदायत दी गई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कब होगा, महागठबंधन, वहां पर एक गठबंधन है 3 पार्टियों का, वो चुनाव के बाद होगा, पहले होगा, इसके बारे में नेता अभी कोई चर्चा नहीं करे। इसी तरह सीटों को लेकर भी अभी कोई बयानबाजी नहीं करे। तो कई चीजें, आपने ठीक कहा कि कांग्रेस कोई भी कोर कसर अब नहीं छोड़ना चाहती है और जितनी भी जो शॉर्ट कमिंग्स है उसको पूरा करना चाहती है। तो आज की बैठक थी और आगे भी बैठक बुलाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत, क्योंकि किसी भी समय महाराष्ट्र के चुनाव, झारखंड के चुनाव घोषित हो सकते हैं। बहरहाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस दौरान हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आजकल चुनाव का समय और इस समय ईडी की छापेमारी अप्रत्याशित नहीं है। बीजेपी के सभी बड़े नेता अपने काम पर लग गए हैं। ये छापामारी वाला जो कहानी है, ये सब अब मतलब होता है ना कि ये अप्रत्याशित और ये नहीं है, क्योंकि अब चुनाव भी है और हमारे विपक्ष के जो मुख्य सक्रिय कार्यकर्ता लोग हैं अब वो सब बाहर अपना काम कर रहे हैं के द्वारा और आरोपी को न्यायालय पेश कर दिया गया था। ये जो उसने कदम उठाया इसके पीछे कोई वजह सामने आई है? अभी जांच पे हम कह पाएंगे, जांच में आएंगे। और फिलहाल देश की बात में जाते जाते आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी की जो बैठक हो रही थी, फिलहाल वो समाप्त हो गई है।